Welcome to Computer Solutions. Today we are going to do the sample paper provided by CBSE, subject Information Technology, subject code 402, class 10. In this video we will do section B. Section A हम पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि पहला जो आपका लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इट्स Answer any 3 out of given 5 questions on employability skills. So as you already know that your book is divided into two part, employability skill and subject skill. तो पहले जो आपको 5 questions मिलेंगे वो है आपके employability skills है, जिसमें आपको सिर्फ 3 questions attempt करने हैं and 20 to 30 words में करने हैं, 20 to 30 words, and ये आपके जो questions हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर आपके अंदर किसी वर्क को अकेले करने की एबिलिटी है तो उससे आपको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, दैट वी विल सी हियर। तो सबसे पहले जो आंसर है हमारा यहाँ पे, इट इज एडवांटेजेस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर आप किसी वर्क को अकेले करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस है। पहला है आपका इंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग। तो दैट इज ऑब्वियस कि अगर आप किसी वर्क को अकेले करते हैं तो इसमें आपकी जो वर्क करने की एबिलिटी होती है वो और ज़्यादा बढ़ती है। आप जो चीज़ों को सीखते हैं तो लर्निंग कैपेबिलिटी भी आपकी बढ़ती है। तो यहाँ आप चीज़ें सीखते हैं, लाइक अगर आप किसी वर्क को अकेले करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखिए सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लें कि जब हम क्लास में किसी एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, उसे मॉनिटर बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक एम्पावर्ड फील करता है और रिस्पॉन्सिबल फील करता है। तो कोई भी वर्क जब आपको अकेले करने के लिए दिया जाता है तो अगर आप अकेले उस वर्क को कर सकते हैं तो यू फील एम्पावर्ड एंड आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फील करते हैं कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और आपको उसको करना है। Third point you will see, it provides flexibility to choose and define working hour and working mechanism. अब कोई वर्क अगर आपको अकेले करना होता है तो यू विल ओनली डिसाइड कि आपको कितने बजे करना है, किस समय करना है और उसे कब कर लेना है। एंड सेकेंड, उसको करने का मेथड क्या होगा और प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री होते हैं अपना वर्किंग आवर चूज करने के लिए और वर्किंग लाइक मेथड चूज करने के लिए। तो अब वही चीज़ें अगर ग्रुप में होती हैं तो क्या होता है कि पीपल लाइक कोई बोलेगा कि नहीं इतने बजे आओ कर लेते हैं, वो कहता है नहीं इतने बजे कर लेते हैं, चलो इसको इस तरीके से करते हैं, कोई कहता है नहीं इसको इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अकेले वर्क कर सकते हैं तो यू आर फ्री टू सेट योर टाइम और द वर्किंग मैथड। लास्ट फोर्थ पॉइंट है आपका फेल्योर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइंड आर अकाउंटेड बाय इंडिविजुअल्स। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर किसी काम को अकेले कर रहे हैं, अगर उसमें सक्सेस होता है तो आपको प्रेस किया जाता है, और अगर कोई फेल्योर भी होता है तो आप अकाउंटेबल होते हैं, आप उसको जवाब आंसर करते हैं, आंसरेबल होते हैं। तो यहाँ पे किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को आप ब्लेम भी नहीं कर सकते और ना कोई आपको ब्लेम करने जा रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, कोई चीज़ ख़राब होती है, कोई चीज़ें नहीं सेट हो पाती हैं तो लोग एक दूसरे को ब्लेम, अरे इसकी वजह से ख़राब हो गया, अरे नहीं। और जब प्रेज मिलती है तो वो सोचता है नहीं मैंने ज़्यादा किया था, मुझे ज़्यादा प्रेज मिलना चाहिए। बट इफ़ यू आर डूइंग दैट वर्क इंडिविजुअली तो वो आप अकेले करते हैं और आपकी वो चीज़ें जो होती हैं लाइक प्रेज भी आपको ही मिलता है। पॉइंट नंबर 5 वी विल सी, इंडिविजुअल्स बिकम एसेट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स एंड नेशन एट लार्ज। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन अकेले किसी वर्क को करता है और उसमें अचीवमेंट मिलती है तो दैट इज़ अ एसेट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड एक वो नेशन लेवल पे भी जाना जाता है और बहुत ही एक लाइक आगे चल करके वो एक ग्रुप में चेंज हो जाता है। नाउ वी विल सी द पॉइंट नंबर 6, इट इंश्योर्स क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फैक्शन अमंग्स इंडिविजुअल। तो जब कोई एक पर्सन अकेले करके, आपने देखा होगा कि अक्सर हम उन्हीं की सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं जो जिन्होंने अकेले अपने से कुछ हार्ड वर्क करके, मेहनत करके कुछ चीज़ें अचीव किया हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप अकेले काम करते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही है कि मैंने ये चीज़ कर दिखाई। दूसरा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाती है, आप खुद बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं जिससे दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं।
Now we will see the next question. Name the stress causal agents. अब what are the stress, मतलब किन वजह से आपको स्ट्रेस होता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे there are 4 स्ट्रेस कॉज दिया हुआ है कि जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होते हैं, जो रीज़न है आपके स्ट्रेस के. तो पहला होता है आपका मेंटल. तो मेंटल का अगर हम आपको एग्जांपल दें तो लाइक आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और पढ़ाई को ले करके बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस ले लिया. कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं, बार बार टाइम टेबल चेंज हो रहा है. तो ये आपको मेंटली आप बहुत ही प्रेशर में आ जाते हैं और एक स्ट्रेस हो जाता है जिसमें आपको फिजिकल पेन भी होगा और इंटरनली इमोशनली भी आप हर्ट होते हो. ये चीज़ें होती हैं. फिजिकल पेन आपका क्या होता है, सॉरी फिजिकल स्ट्रेस, लाइक फिजिकल स्ट्रेस भी होता है. अब आप सपोज यू आर स्टैंडिंग समवेयर, है ना, तो आप कहीं पे खड़े हैं, आपको बैठने की जगह मिल रही है, लाइक यू आर इन द बस और मतलब लाइक कहीं पर भी हैं, तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे आप फिजिकली स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपके हाथ नहीं काम कर रहे हैं या आपके पैरों में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे वो मेंटल पे भी आपको स्ट्रेस आ जाता है. नेक्स्ट है आपका सोशल. तो सोशल स्ट्रेस कब होता है, जब आप सोशली चीज़ों को देख रहे हैं कि उनके पास ये है, वो ऐसा कर ले रहे हैं बट आई एम नॉट एबल टू डू, तो वो आप सोशली मतलब जो अब आपको सोशली पीपल अफेक्ट करते हैं तो वो सोशल स्ट्रेस होता है. फाइनेंशियली जब हमें पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक कि हमारे पास किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए हम देख रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम उससे पैसे की वजह से हमारी चीज़ें नहीं फुलफ़िल हो पा रही हैं, तो दैट इज़ अ फाइनेंशियल स्ट्रेस. ओके, तो देयर आर 4 स्ट्रेस जो आप याद रखेंगे. हो सकता है कि इस बार सिर्फ आपसे ये पूछा है, नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करके भी पूछ ले. 20 to 30 वर्ड्स में ही लिखने हैं आपको. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आंसर है ये बहुत ही छोटा है, बट आपको 4 टाइप के स्ट्रेस जो हैं वो आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डिस डिफ्रेगमेंटेशन. डिस डिफ्रेगमेंटेशन होता क्या है. तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइड करना. ओके, डिवाइड करना, और इसका यूज़ भी हम करते हैं मेनली अपने कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, ताकि हमारा जो सिस्टम है, अक्सर हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा फाइल्स हो जाती हैं या अननेसेसरी फाइल्स स्टोर हो जाती हैं तो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, स्लोली वर्क करने लगता है. ओके, तो डिस डिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, हमारे सिस्टम से अननेसेसरी फाइल्स को या इंफॉर्मेशंस को रिमूव कर देता है ताकि हमारा सिस्टम स्लो डाउन ना हो और प्रॉपरली वर्क कर सके. एंड वॉट ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है. ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन एनी 2 myths अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. तो मिथ्स कहिए या आप उससे कहिए कि गलत फहमी कि लोगों की ये है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के. तो वो हम देखेंगे कि लोगों की क्या क्या गलत फहमियाँ हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के. तो सबसे पहली जो मिसकंसेप्शन है इज़ दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल. अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपका जो आइडिया होगा वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए और स्पेशल होना चाहिए. ऐसे लोगों की गलत फहमियाँ हैं, मिथ्स हैं. बट दिस इज़ फॉल्स. ये बहुत बड़ी आप लोगों की गलत फहमी है कि आप अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपका आइडिया बिल्कुल यूनिक होना चाहिए और बहुत ही स्पेशल होना चाहिए, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे या आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऑलरेडी आप देखते हैं कि एक मॉल खुला हुआ है, ठीक है, विनायक सिटी सेंटर है, और वहीं पे आपका विशाल मेगा मार्ट भी है, वहीं पे मैक्स है. सबके आइडियाज़ तो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो क्या किसी एक का बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपका बिल्कुल आइडिया कुछ आप हट के ही करिए तभी आप बिजनेस कर पाएंगे या आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा. बिल्कुल भी नहीं. बस हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, लोग कस्टमर्स की. तो जो पब्लिक है वो क्या चाहती है, वो किस चीज़ की उसकी डिमांड है, उससे आपको ध्यान में रखना है. बाकी एक ने मॉल खोला है, आप भी मॉल खोल लीजिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ और करिए, आप कुछ नया लेकर आइए. ओके, हाँ होता भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, बट बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका स्पेशल और यूनिक आइडिया. अच्छा, एंटरप्रेन्योर होता क्या है, व्हेन द पर्सन स्टार्ट बिजनेस और बिल्कुल रिस्क की परवाह किए बिना हुआ, वो छोटा और बड़ा कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो वो ही आपका क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर. ओके, नाउ वी विल सी द सेकंड मिसकंसेप्शन. ये है कि पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस. तो नो, दिस इज नॉट ट्रू. ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है कि जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. ये बिल्कुल भी नहीं है. एक
चाय की शॉप अगर आपको खोलनी है तो अच्छी बात है कि आप एक बहुत बड़ा कैफ़े खोलते हैं और बहुत सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ अच्छा है और सारी फैसिलिटीज़ आप डिफरेंट टाइप की टीज़ और कॉफ़ीज़ प्रोवाइड करें तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या ऐसा है नहीं है कि जो ट्रॉली पर ठेले पर लगा लेते हैं चाय तो उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो भी बहुत पैसे कमा रहे हैं, उनको तो अब क्या उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। नहीं, आपके पास जितने भी पैसे हैं उस लेवल से आप बिजनेस स्टार्ट करिए और बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है तभी आप एंटरप्रेन्योर है, वो छोटे लेवल का भी बिजनेस हो सकता है। ओके, सो नाउ द थर्ड जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अ पर्सन हैविंग अ बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर हैविंग अ बिग बिजनेस। तो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है। इफ अ पर्सन इज रनिंग अ बिजनेस टू फुलफिल अ कस्टमर नीड, अगर आप कस्टमर की नीड को पूरा कर रहे हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। मोस्ट बिजनेस स्टार्ट स्मॉल, इट बिकम्स बिग विथ हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी। सभी लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं और बाद में जाके वो अपने हार्ड वर्क से बड़े होते हैं। कोई भी बड़ा बिजनेस एक टाइम पे ही स्टार्ट करके एक बैलेंस पे नहीं जाता है। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। नाउ द पॉइंट नंबर 4 मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। तो ये मैंने भी बहुत सुनी है लोगों को ये कहते हुए कि अरे उनके फादर डॉक्टर है तो बेटे को तो डॉक्टर होना ही था, वो तो ब्लड में ही आ गया, वो तो पैदा ही डॉक्टर के लिए होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन के भी बच्चे डॉक्टर होते हैं, तो उसी तरीके से अगर बिजनेस मैन लोग पैदा नहीं होते हैं, बॉर्न नहीं होते हैं, वो अपनी हार्ड वर्क से बनते हैं, अपनी मेहनत से। ओके, तो ओनली सम पीपल हैव द टैलेंट फॉर डूइंग बिजनेस। तो कुछ पीपल होते हैं जिनके अंदर ये टैलेंट होता है, बचपन से ही बॉर्न होते ही हैं वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड कि वो बिजनेस में लग जाते हैं और बिजनेस उनका सक्सेसफुल भी हो जाता है। बट अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी है और उसे ये बिल्कुल बिलीव है कि वो कर सकता है तो वो अपने हार्ड वर्क से मेहनत करके और बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ओके, so now we will see the next question, question number 10, and this is the last question of our employability skill, and ये question है हमारा write any 4 roles of entrepreneurs। तो entrepreneurs हमारे कई टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। सबसे पहला हो गया कोऑर्डिनेटिंग रोल। तो एक जो बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें सेलर्स, कस्टमर और अकाउंटेंट, मैनेजर, एम्प्लॉय, सपोर्टिंग स्टाफ सभी होते हैं। अगर सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कोऑर्डिनेशन का रोल भी प्ले करते हैं। एजेंट्स होते हैं द पर्सन हु विल गिव यू आइडिया, प्रोवाइड यू फैसिलिटी, लाइक इन्फॉर्मेशन देना है तो एजेंट का भी रोल प्ले करते हैं। इनोवेटर्स, नए नए आइडियाज़ लाना और नए नए तरीके आपको प्रोवाइड कराना कि आप ऐसा बिजनेस करिए, ये चीज़ें आजकल मार्केट में, तो वो इनोवेटर्स का रिस्क एजेप्शन रोल। फिर वो आपने देखा होगा कि लोग पहले ही बता देते हैं कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि ऐसे रिस्क उठाने पड़ जाएं, तो रिस्क एजेप्शन का भी ये रोल प्ले करते हैं। इमिटेटिंग रोल, लोगों से मिलना और उनसे बातें करना, एक लाइक कॉल सेंटर टाइप्स, तो ये भी आपका एक रोल प्ले करते हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स। लास्ट आपका कैपिटल फॉर्मेशन रोल, तो कैपिटल फॉर्मेशन का भी रोल प्ले करते हैं। लाइक कैपिटल बनाते हैं, आप एक बिजनेस बना रहे हैं, दैट्स मीन यू आर मेकिंग अ कैपिटल। कैपिटल का मतलब एक इकट्ठे आपका अमाउंट होता है। नाउ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल, तो एम्प्लॉयबिलिटी से अगर आप देखें तो अब जब बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो वो आपको जॉब भी प्रोवाइड करेगा, उसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी रोल प्ले करते हैं। तो ये जो हमारा सेक्शन था, वी हैव कंप्लीटेड दिस सेक्शन ओनली, कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नाउ वी विल सी द सेकेंड सेक्शन, answer any 4 question, 4 out of the 6 question in 20 to 30 words or each questions carry 2 marks। ओके, तो जो भी आपके क्वेश्चंस है यहाँ पे वो 20 to 30 वर्ड्स के हैं और 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं। 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, so now we will see the question number 11. State any 2 purpose of using templates in Word document। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में आपके टेम्पलेट का यूज़ करने का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम पर्पस की बात करें तो हमारा
सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज अ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट्स आर प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स दैट हेल्प यू टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विद अ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। तो जो टेम्पलेट्स होते हैं वो ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं, फॉर्मेटिंग्स ऑलरेडी अप्लाइड होती है, सिर्फ आपको अपने टेक्स्ट को प्लेस करना होता है। ओके, तो अब अगर आपको कोई ऑलरेडी डिजाइन पेजेस मिल रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें परफेक्टली प्लेस की हुई हैं, सिर्फ आपको टेक्स्ट ऐड करने के लिए ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो सबसे पहला वर्क जो हमारा होगा वो होगा हमारा टाइम बचेगा। ओके, हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, सेव होगा हमारा टाइम। सेकंड जो चीज़ें होंगी वो होंगी, इट इज़ अ प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसे क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम तुरंत ही बना सकते हैं और हमें सोचना नहीं पड़ता। तो लाइक हमें आइडियाज़ भी मिल जाते हैं एंड यू कैन सेलेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टेम्पलेट होता है और आप उसको यूज़ करिए और वहाँ पे अपने टेक्स्ट लिखे। यू विल गेट अ वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स जिसमें आप अपने टॉपिक, अपने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द पर्पस टू यूज़ टेम्पलेट्स, जो कि पहले से प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। Okay, now we will see the next question. Question number 12, mention any two operation that can be performed using macros in spreadsheet. अब आपको बताना है कि यूजिंग मैक्रोज का यूज़ करके आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैक्रोज होता क्या है। तो मैक्रोज जो है आपका वो एक प्रोसेस होता है, लाइक आप एक्सेल में या कैल्क में आप वॉट एवर यू आर डूइंग, आप स्टेप वाइज उसे रिकॉर्ड करता है। मैक्रोज क्या करता है, मैक्रोज एक ऐसा ऑप्शन है जो आप कोई भी चीज़ें एक्सेल में करते हैं तो वो उसको रिकॉर्ड करता है, स्टेप वाइज आपके एक एक स्टेप को रिकॉर्ड करता है और उस रिकॉर्डिंग को आप दूसरे टेक्स्ट पे, दूसरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी बार चाहें उसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं और आप उसको बोल्ड किया, आपने इटैलिक किया, फिर उसकी स्टाइलिंग चेंज की, तो मैक्रोज उस चीज़ को पूरा स्टेप वाइज रिकॉर्ड कर रहा होता है। और जब आप दूसरा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको सेम जो आपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे किया है उसे अप्लाई करना है, तो आप वहाँ से उसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग सेटिंग टू बी अप्लाइड रिपीटेडली इन अ स्प्रेडशीट। तो पहला ये है कि जो फॉर्मेटिंग सेटिंग्स होती हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सॉर्टिंग डेटा, आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज अ सॉर्टिंग फीचर। तो सॉर्टिंग फीचर होता क्या है, सॉर्टिंग का मतलब होता है ये एक ऐसा फीचर होता है हमारे एक्सेल और कैल्क में जो आपके डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में हेल्प करता है। नाउ यू कैन सी द थर्ड पॉइंट, अप्लाई एनी मैथमेटिकल फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। लाइक आपने एक टेबल बनाई थी, एक डेटा बनाया और उस पर आपने फंक्शन अप्लाई किए, सम किए या मल्टीप्लिकेशन किया, वट एवर यू हैव डन। अब आपने मैक्रोज के थ्रू उसे पूरा रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे आप उसे दूसरे टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ईजिली यू कैन अप्लाई। तो दिस इज द पर्पस टू यूज मैक्रोज इन एक्सेल और स्प्रेडशीट। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक इन स्प्रेडशीट, गिव द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक इन अ स्प्रेडशीट। तो हाइपरलिंक का मतलब होता है लिंक कराना, किसी मेन पेज से अदर डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करना, और इस पर्पस से कनेक्ट करना कि आप अपने मेन डॉक्यूमेंट पे रह करके दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप कर जाए, एंड द टेक्स्ट जिस पे आप क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप कर रहे हैं उस टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, और उसी से आपका क्या बना है, हाइपर लिंक बना हुआ है। तो हाइपर लिंक कैन बी यूज्ड इन कैल्क। तो आप कैल्क ही नहीं, आप एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। अ डिफरेंट लोकेशंस फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट, मतलब आप अपने मेन डॉक्यूमेंट में ही रह के आप दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप कर सकते हैं यूजिंग अ हाइपर लिंक ऑप्शन। ओके, इट कैन बी स्टोर्ड विद इन अ फाइल और एज आइदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अब ये जो दो हाइपरलिंक आपको यहाँ पे बताया है वो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली जो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होता है कि जब जिस भी डॉक्यूमेंट को आपने लिंक कराया तो आपके मेन पेज पे आपको एक टेक्स्ट दिखता है जिसे हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो लिंक्ड जो डॉक्यूमेंट या कोई फाइल या कोई वेब पेज है तो वो ओपन हो जाता है। तो आपका जो लिंक टेक्स्ट दिख रहा है, अगर उस टेक्स्ट को आप पढ़ के देख रहे हैं कि आपके किस ड्राइव, किस जगह से कौन सी चीज़ ली गई है, वहाँ पे एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखी हुई है, तो देन इट्स अ
एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, इसे ही हम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक बोलते हैं। रिलेटिव हाइपरलिंक में क्या होगा कि आपने जिस भी डॉक्यूमेंट को लिंक कराया है, तो जो वो लिंक्ड टेक्स्ट आपका हाइपर टेक्स्ट दिख रहा है वो उस लोकेशन, उस नाम को नहीं शो कर रहा है, बस वहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, लाइक आपने उसका अलाइज कर दिया। अलाइजेस होते हैं ना, मेंशन करते हैं कि नाम कुछ और होता है बट डिस्प्ले नेम हम कुछ और कर देते हैं, तो ये आपका कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस। ओके, तो ये सॉरी, रिलेटिव हाइपरलिंक। ओके, इसमें आपका इसमें लाइक आप देख करके नहीं पता लगा पाएंगे कि किस लोकेशन से या क्या चीज़ ली गई है, जो भी डिस्प्ले नेम होता है उससे आपको पता चलता है कि हाँ कोई चीज़ें लिंक हुई हैं। तो इस तरीके से दोनों जो हाइपरलिंक है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। नाउ द नेक्स्ट इज अ लिस्ट न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप इन ओपन ऑफिस बेस। तो ओपन ऑफिस बेस या आपका ओपन ऑफिस सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो, दोनों में ही आपके न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक के डेटा टाइप्स होते हैं। अब देखो, न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक का मतलब हो गया व्हेन वी यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक 0 to 9 डिजिट्स का हम यूज करते हैं, एंड अल्फा न्यूमेरिक आपका लाइक अल्फाबेट्स एंड कैरेक्टर्स। ओके, तो इसमें जैसे आप जब नंबर्स का यूज करते हैं, सपोज यू वांट टू राइट अ पिन कोड, सिटी का पिन कोड लिखना है, तो 211 डैश डैश लाइक 6 डिजिट्स आपके होते हैं या कभी कभी 4 डिजिट्स होते हैं, तो आप टाइनी इंटीजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्मॉल इंटीजर, इंटीजर, बिग इंटीजर, डेसिमल, रियल, फ्लोट, लाइक जब आप नंबर टाइप डेटा लिख रहे हैं, लाइक यू आर राइटिंग अ फोन नंबर, तो वहाँ पे आपको नंबर लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको ये भी सेट करना होता है कि आपको कितने डिजिट्स वहाँ पे लिखने हैं। तो वहाँ पे आप सेट करते हैं कि मुझे इंटीजर लिखना है, बिग इंटीजर लिखना है। अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं जिसमें डेसिमल का यूज़ होगा, तो आप डेसिमल डेटा, न्यूमेरिक डेटा टाइप लेते हैं, ताकि अगर आप वहाँ पे डेसिमल लिखें तो वो एक्सेप्ट कर ले। अगर आप डेसिमल डेटा टाइप नहीं लेते हैं और आप अपने टेबल में नंबर ऐड कर रहे हैं और विद द डेसिमल, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम जो भी डेटा फील्ड सेट करते हैं तो डेटा टाइप सेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम अल्फा न्यूमेरिक की बात करें, तो अल्फा न्यूमेरिक में भी लाइक इफ़ यू वांट टू राइट अ नेम, आप स्टूडेंट का नाम, प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हैं, तो आप अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम लाइक ये भी सेट करते हैं कि कितने कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स टेक्स्ट लाइक 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। वैर कैर है, वैर कैर इग्नोर केस है, येस और नो हमें लिखना है कि नहीं कैरेक्टर को, एंड लॉन्ग वैर कैर, ठीक है। तो मेमो के लिए, मेमोरेंडम के लिए। नेक्स्ट आपका आता है फिल्टर कीज। ओके, हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन फिल्टर कीज एंड टॉगल कीज इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है। तो दो कीज होती हैं आपकी विंडोज में, सो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा आंसर में क्या दिया। तो फिल्टर कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक, मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विथ हैंड ट्रेमर्स। तो हैंड ट्रेमर्स, तो देर आर सम पीपल जिनको हैंड ट्रेमर्स होता है, लाइक हैंड उनके कांपते हैं, शिवर करते हैं, हिलते रहते हैं। तो ऐसे पर्सन अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो क्या होता है कि स्ट्रोक्स होते हैं, बार बार कोई भी की 2 टाइम्स 3 टाइम प्रेस हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए हम विंडोज़ में सेटिंग्स में जा करके वहाँ पे फिल्टर कीज़ ऑप्शन को सेट कर सकते हैं, ताकि कभी भी अगर कोई कीज़ 2 टाइम 3 टाइम जल्दी जल्दी प्रेस हो जाती है या बार बार प्रेस हो जा रही है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करे। बट यहाँ पे एक जो लिमिटेशन आती है वो ये आ जाती है कि अब सपोज यू वांट टू राइट एप्पल, APPLE एप्पल होता है, अब आप एप्पल लिख रहे हैं तो वो डबल पी लेगा नहीं, कि वो से लग रहा है ये की स्ट्रोक है, आपसे गलती से की प्रेस हो गई है। तो कहीं कहीं पे ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, बट फिल्टर कीज यूज़ फॉर दैट पर्सन कि अगर गलती से कोई कीज़ बार बार जल्दी में प्रेस हो जाती हैं तो वो चीज़ें इग्नोर हो सकें। नेक्स्ट आपका आता है टॉगल कीज़। तो टॉगल कीज़ का यूज़ उन लोगों के लिए होता है जो फिजिकली इम्पेयर्ड, विजन आई इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है, विजन इम्पेयरमेंट होता है, उनको आँख से प्रॉब्लम, आँख में प्रॉब्लम होती है,
तो उनके लिए क्या है कि सपोज यू वांट टू राइट ऑल द टेक्स्ट इन अ कैपिटल लेटर, तो आप कैप्स लॉक की है, आपकी नम लॉक की है और आपकी स्क्रॉल लॉक कीज़ है। तो ये ऐसी कीज़ हैं जो हम जिन्हें टॉगल कीज़ कहते हैं, और इनकी आपकी इंडिकेटर लाइट्स भी होती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप इनको प्रेस करते हैं तो एक लाइट हमें कीबोर्ड में अपने दिखाई देने लगती है, जल जाती है, ठीक है। तो टॉगल कीज़ अगर आप एक्सेस कर लेते हैं, और ये स्पेशली किसके लिए डिज़ाइन होती है, विज़न इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए। अगर ये एक्सेस होती है तो कभी भी आप इसे ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ हमारी कीज़ ऑन हुई है या ऑफ हुई है। तो ये इस तरीके से हेल्प करती है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question number 16 is, in which situation online shopping could be useful? Write any two popular e-commerce website. अब देखिए ऑनलाइन शॉपिंग किस सिचुएशन में आपको हेल्पफुल होती है, तो मैं अगर बताऊं आपको तो कोरोना के टाइम में हमारी जो ऑनलाइन शॉपिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि हम मार्केट नहीं निकल सकते थे तो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे। कोई भी चीज़ हमने घर पे बैठे बैठे देख लिया और उसे मंगा लिया। तो सबसे पहली तो सिचुएशन ये है कि जब आपके पास टाइम नहीं है विज़िट करने का स्टोर को या मार्केट जाने का, तो आप घर बैठे मिंत्रा आपने ओपन कर लिया, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, आपने उसे ओपन किया और आपने चीज़ों को देखा, सेलेक्ट किया, आप अच्छे से रिव्यू भी पढ़ सकते हैं और आपने मंगा लिया। तो थोड़ा ये होता है कि हमारा जो चीज़ें होती हैं वो आने में 2-3 डेज़ लग जाते हैं, बट आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक अच्छी चीज़ें हैं। सेकेंड, तो पहला ये हो गया कि अगर आपके पास टाइम नहीं है इस सिचुएशन में आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सेकेंड जो सिचुएशन होगी वो तब होगी कि जब आपने देखा होगा कि कोई चीज़ आपको मार्केट में बहुत महंगी मिल रही है, और आपने देखा है कि ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा कम पैसों में कभी कभी मिल जाती हैं, कुछ ऑफ़र्स की वजह से, कुछ उनके लाइक अक्सर फेस्टिव सीजन्स चलते रहते हैं तो ऑफ़र्स आते रहते हैं, तो हमें मार्केट से सस्ती मिल जाती हैं चीज़ें। तो ये भी एक आपकी सिचुएशन है कि जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 सिचुएशन है जब आप ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं। ओके, नाउ तो 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट आर, तो फ्लिपकार्ट और ईबे का यहाँ पे नाम दिया गया है, बट मिंत्रा भी है आपका, अमेज़ॉन भी है, और ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो आप सेल और बाय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप सिर्फ खरीद ही नहीं सकते, आप ऑनलाइन चीज़ों को बेच भी सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द थोड़े से लॉन्ग आंसर्स की तरफ चलेंगे। आंसर एनी 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चन इन 50 to 80 वर्ड्स ईच, और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 4 मार्क्स के हैं, जहाँ पे आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 5 to 80 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। और तो आप हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। So now here we will see the question number 17. Anshita is preparing spreadsheet notes for her term exam. Help her to write short notes on the following. तो here's 4 points are given, जिसमें आपको short notes लिखना है about scenarios and goal sake and the solver. So we'll see the solver also and the subtotal. सो हम देखेंगे आंसर्स में कि आपको आंसर्स क्या दिए हुए हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स जो है आपको जो सीबीएसई का मटेरियल प्रोवाइड हुआ है उसमें पेज 63, 65, 66 एंड 67 में आपको मिल जाएंगे ईजिली। ओके, सो अब सबसे पहले आपको दिया हुआ है सिनेरियोज। तो इन सिनेरियोज, तो सिनेरियोज आर टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। लाइक अगर आपको 4 कंडीशन दे दी जाए और आपको ये बोला जाए कि चारों कंडीशन में सबसे बेस्ट कौन सी है, तो आप चारों को अलग अलग जगह प्लेस करेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि विच इज़ बेस्ट फॉर मी। तो यही ऑप्शन अगर आपको एक शीट पे दे दिया जाए जहाँ पे आप सिर्फ वो एक कंडीशन जो चारों में सिचुएशन चेंज हो रही है सिर्फ उसको अप्लाई करें और बाकी फिर आपको चारों रिजल्ट एक साथ मिल जाए, तो यही आपका होता है सिनेरियोज। ओके,
तो each scenario is named and then can be edited and formatted separately, मतलब हर सिनेरियो का अपना एक नाम होता है और उसको हम सेपरेटली एडिट एंड फॉर्मेट कर सकते हैं. इट इज़ एसेंशियल अ सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज़ फॉर योर कैलकुलेशन. तो आपकी जो ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ होती है वो सेट होती है, सिर्फ आपको उस एक कंडीशन को चेंज करके आपको रिजल्ट मिल जाता है और सारे रिजल्ट आपको एक साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से आप ईजिली अपने कंडीशन को व्हाट इफ को चेक कर सकते हैं. आपने 4 बैंक हैं, 4 बैंक आपके पास ऑप्शंस में है और 4 बैंक से आपको किसी एक बैंक से लोन लेना है और आपका जो लोन वैल्यू है वो आपकी सपोज 1 लाख रुपीज़ है. ठीक है, 4 बैंक से आप एक बैंक से लोन ले रहे हैं, आपने 4 बैंक में पता किया, अब चारों जगह से 1 लाख का आपने पता किया और फिर 2 ईयर्स के लिए आप ले रहे हैं. तो कोई आपको 10% इंटरेस्ट पे दे रहा है, कोई 11% पे, कोई 13% पे, कोई 15% पे, और उनकी थोड़ी सी कुछ कंडीशंस चेंज हो रही. तब आपको चेक करना है कि आपको किस बैंक से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या आपको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है बैंक में. तो आपके पास 4 कंडीशन हो जाती है और इस 4 कंडीशन को एक साथ देखने के लिए, चेक करने के लिए हम सिनेरियोज का यूज़ करते हैं बाय चेंजिंग द सेल only that particular value. Now the next second is a goal seek. तो गोल सीक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि गोल का मतलब क्या होता है, आर एम, एंड सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना या सर्च करना या उसे पाना. तो गोल सीक का मतलब होता है इट इज़ यूज टू कैलकुलेट अ रिजल्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू. तो गोल सीक का अब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी और आपको 98% आप चाहते हैं कि आए, तो आप मार्क्स को किस फॉर्म में डिवाइड करेंगे साहब, बाकी 6 या 7 आपके सब्जेक्ट्स हैं. तो वो वैल्यूज़ आपने 99% वहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपको 99 रिजल्ट आना है. तो वो जो इनपुट वैल्यूज़ होंगी वो ऑटोमेटिकली आपका गोल सीक के हेल्प से ईजिली डिवाइड हो जाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आप लाएंगे, तो आपको 99% मिल जाएंगे. तो इट इज़ यूज टू कैलकुलेट अ रिजल्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू यूजिंग गोल सीक ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू. दिस कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट वी वांट. तो इससे आपको क्या पता चल जा रहा है कि किस सब्जेक्ट में हम कितनी वैल्यूज लाएंगे तो हमारा रिजल्ट 98% या 99% होगा. पहले से हमारा रिजल्ट हमें पता है, हमें इनपुट वैल्यूज़ पता करनी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गोल सीक का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपका सॉल्वर. तो सॉल्वर आपका जो होता है इट इज़ मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक. अब सॉल्वर का यूज़ हम गोल सीक में करते हैं और कब करते हैं, आप सपोज़ आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं और आपको 98% लाना है, तो उसमें आपको सबको वैल्यूज़ जब भी वो डिवाइड करेगा आपके मार्क्स को तो वो इक्वली डिवाइड करेगा. बट किसी सब्जेक्ट में आपके 0 थे या 2 था, अब वो इक्वली डिवाइड कर रहा है तो सब में 30-30 ऐड होने के बाद मार्क्स ज़्यादा हो गए और वहाँ पे क्योंकि आपका क्या कहते हैं कम थे तो वहाँ पे कम ही रह गया, 30 भी ऐड किया तब वो 33 हो गया. तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए, हम सॉल्वर का यूज़ करते हैं. ठीक है, विद द इक्वेशन विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल इट इज़ स्पेशली डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स दैट वी डिफाइन. तो मैंने अभी आपको बता दिया कि मार्क्स को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट इज अ सब टोटल. तो सब टोटल आपका एक फंक्शन होता है मैथ्स की कैटेगरीज में. एंड 1 मिनट, लेट मी गेट हाईलाइट दिस. तो आप जब इसका यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है कि एक सिमिलर टाइप की जो वैल्यूज़ होती हैं या जो एक ग्रुप होता है उनको एक सेपरेट रेंज की सेट कर देता है, ताकि आप क्या कहते हैं एक रेंज को वो सेलेक्ट कर सके, है ना. जैसे आप क्लोथ्स हैं और क्लोथ्स में आपका और कुछ सपोज डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड का अलग है ग्रुप है, आपने 10 कीबोर्ड लिया उनके अमाउंट लिखे हुए हैं, फिर आपने माउस 10 खरीदे उनके अलग. तो पहले 10 कीबोर्ड्स का अमाउंट वो सेपरेट करके आपको ऐड कर दे, फिर 10 माउस का अलग सेपरेट करके टोटल कर, फिर आपको वो फाइनल कीबोर्ड और माउस दोनों का अमाउंट. तो ये जो सेपरेशन हो रहा है ग्रुप के बेसिस पर, इसे ही हम बोलते हैं सब टोटल. ओके, तो यहाँ पे देखिए सब टोटल एड डेटा arranged in an array that is a group of cells with labels for column and row. Using the subtotal dialog you can select arrays and then choose a statistical function to apply to them. For efficiency you can choose up to 3 groups of arrays to which to apply a
फंक्शन। तो आप पहले सब टोटल यूज कर लेते हैं, फिर अब आपको जो भी फंक्शन अप्लाई करना है यू कैन अप्लाई। ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तन्मय इज इन क्लास 10 student in class 10th. He has learned mail merge option of a word processor in his computer period, but he is confused with few terms used to merge document. अब वो उसने मेल मर्ज तो सीखा, लेकिन वो मर्ज जो डॉक्यूमेंट करना होता है उसके कुछ टर्म्स को वो भूल गया। तो आपको बताना है कि मर्ज फील्ड क्या होता है, डेटा सोर्स क्या होता है, मेन डॉक्यूमेंट करना क्या होता है, और मेंशन 2 टाइप्स ऑफ डेटा ऑन विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड। वो 2 टाइप के डेटा कौन से हैं जिसमें हम मेल मर्ज अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी द सॉल्यूशंस। Okay, so merge field. A merge field is where you want to insert the information from a data source into main document. Merge field appears with chevrons. तो merge field आपका डॉक्यूमेंट में आपके वो एरिया होता है जहाँ पे आप रेसिपिएंट्स का डिटेल इंफॉर्मेशन ला करके प्लेस करते हैं। ओके, तो ये आपका डॉक्यूमेंट में वो एरिया आपका कहलाता है merge field. And what is a data source? तो जिस पर्सन की डिटेल्स, जो रेसिपिएंट्स होते हैं उनकी जो डिटेल्स होती हैं हम एक्सेल में या किसी डेटाबेस पे लिख के रखते हैं, तो वो आपका कहलाता है डाटा सोर्स। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज अ मेन डॉक्यूमेंट। तो मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? हमारा एक्चुअल लेटर मैटर होता है दैट वी विश टू सेंड, जिसे हम किसी को भेजना चाहते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल मैटर, जो हमारा लेटर है, जो इन्फॉर्मेशन है किसी को भेजना है, वो ही हमारा एक्चुअल लेटर क्या कहलाता है? मेन डॉक्यूमेंट कहलाता है। 2 टाइप्स ऑफ डेटा ऑन विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड। अब मेल मर्ज आप किस पे अप्लाई कर सकते हैं? लेटर्स पे, लेबल्स पे और एनवलप्स पे। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 80। Now we will see the next question. Question number 19. Okay, question number 19 आपका SQL चैप्टर से दिया हुआ है। Okay, अब now in question number 19 आपको एक टेबल दी गई है जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या फिर ओपन ऑफिस बेस से क्रिएट करते हैं यूजिंग अ टेबल ऑप्शन। तो आप इस टेबल को SQL स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको जब SQL आप टूल्स ऑप्शन पे जा करके SQL ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है जहाँ पे आपको एक तो ऑप्शन मांगता है कि आप अपने कमांड्स लिखिए। आप वहाँ पे कमांड्स लिखते हैं, फिर आपको एक जगह प्रीव्यू भी दिखाता है और लिखने के बाद आपको एग्जीक्यूट कराना होता है। तो अगर उसमें कोई एरर्स होती हैं तो आपको प्रीव्यू स्टेटस बॉक्स में दिखाता है कि हाँ आपने करेक्टली चीज़ें की है कि नहीं। फिर आप देख सकते हैं कि आपकी टेबल फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये बताना है कि हाउ मैनी रोज फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन अ सेल्स टेबल। तो जो आपकी सेल्स टेबल है उसमें कितने फील्ड्स हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो फील्ड refers to column. तो you can say here there are 4 columns are given and records refers to rows. जो records को हम rows को ही records बोलते हैं और इन्हें हम tuples भी बोलते हैं। तो 4 rows are there. Next write SQL commands for the following. अब आपको टेबल को देख करके कुछ SQL कमांड लिखना है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का तो आपको SQL से आना ही आना है और इसी तरीके से आपको 4 क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है display sales ID price of all products whose discount is more than 1000. That's mean कि आप ये जो SQL कमांड लिखने जा रहे हैं you are going to apply a query. तो इसे हम कैसे करेंगे? आप क्वेरी ऑप्शन में जो ऑब्जेक्ट होता है क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे होता है राइट SQL कमांड, ठीक है, क्वेरी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो आंसर है वो लिखा हुआ है। So the first one is written select sales ID price from sales where discount 1000 less than discount is less than 1000। तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे कि आपको डिस्काउंट इज मोर देन 1000। ओके, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है सेल्स की आईडी एंड प्राइस। मतलब आपको सेल्स आईडी डिस्प्ले करनी है अपने टेबल में और प्राइस
डिस्प्ले करना है और वो भी उनका प्राइस डिस्प्ले करना है जिनका डिस्काउंट मोर देन 1000 हो। तो यहाँ पे हमने जो कमांड दिया वो लिखा हमने पहले सेलेक्ट सेल्स आईडी, क्योंकि हमें आईडी डिस्प्ले करनी है, फिर हमें प्राइस तो डिस्प्ले करना है फ्रॉम सेल्स का, लेकिन वहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है, द कंडीशन इज डिस्काउंट इज ग्रेटर देन, तो डिस्काउंट जो हमारा वो ग्रेटर देन है 1000 से, तो उन्हीं का अमाउंट हमें वही डेटा हमें प्राइस शो करेंगे आईडी में टेबल में जिनका जो डिस्काउंट होगा वो 1000 से ज़्यादा होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है डिस्प्ले द डिटेल्स अल्फ़ाबेटिकली बाय प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स के ये जो नेम्स हैं इनको अल्फ़ाबेटिकली शो करना है, दैट्स मीन यू विल यूज सॉर्टर ऑप्शन। तो सॉर्ट ऑर्डर हम यहाँ पे करें तो सेलेक्ट, ये एस्ट्रिक का जो साइन होता है ये हम तब लगाते हैं जब हम क्या कहते हैं, हमें पूरी कंप्लीट टेबल का डेटा लेना हो। ओके, तो कंप्लीट टेबल का डेटा लेना हो तो हम इस सिंबल्स का यूज़ करते हैं फ्रॉम सेल्स, और हमारी जो टेबल है वो क्या है, वो सेल्स की टेबल है। एंड ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम, उसको किस ऑर्डर में हमें करना है, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट के नेम से हमें उसे ऑर्डर करना है। नाउ वी विल सी द पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स प्राइस। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले करना है, सेल्स की प्राइस डिडक्ट करनी, आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस। अब यहाँ पे आपको प्राइस डिडक्ट करके भी दिखाना है, ठीक है। तो सेल्स प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड एज प्राइस डिस्काउंट, और जो भी सेल्स का प्राइस होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, प्राइस डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, आपको प्रोडक्ट नेम, देन प्राइस, सेकेंड आपका है प्राइस, आपको प्राइस डिस्प्ले करना है विद डिस्काउंट फ्रॉम सेल्स, ठीक है, प्राइस माइनस डिस्काउंट फ्रॉम सेल्स। तो आपका प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देंगे और वहाँ पे आपको जब अमाउंट शो करेगा तो वो आपको क्या शो करेगा, डिस्काउंट प्राइस। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, योर फ्रेंड ओन्स अ केमिस्ट शॉप। आपके दोस्त ने केमिस्ट की शॉप खोली है, ही नीड्स टू कीप रिकॉर्ड। अब वो अपनी मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना चाहता है, उनकी आईडीज, डेट ऑफ परचेज, एक्सपायरी डेट, प्राइस एक्सेट्रा इन डेटाबेस, बट ही डज नॉट नो हैव एनी नॉलेज अबाउट द डेटाबेस। अब उसे डेटाबेस के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन उसे एक केमिस्ट लाइक एंट्री करनी है उसको अपने सारी चीज़ों की, तो उसे एक्सप्लेन करना है आपको ताकि उसे बहुत अच्छे से डेटाबेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डीबीएमएस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो आपको सबसे पहले बताना है कि व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, maintenance and use of a database. It allows organization to conveniently develop database for various application. तो पहला तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि डेटाबेस होता क्या है, तो एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है वेयर यू कैन ऐड द डेटा, यू कैन रिकॉर्ड द डेटा, यू कैन एडिट, मॉडिफाई, डिलीट, रिट्रीव, मतलब वॉट एवर यू वांट टू डू, आप अपने डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ डेटाबेस, सेकेंड क्वेश्चन है। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस में आपका डेटाबेस में पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल एंड ओपन ऑफिस बेस। दो के साथ तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली अवेयर हैं, जानते हैं अच्छे से, तो आपको याद रखना है इन दोनों के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका like which field can be set as a primary key. तो you know that primary key is set for the uniquely identified data, जो डेटा आपका uniquely identified हो, किसी एक का दूसरे से मैच ना कर रहा हो, तो it can be ID, ये ID हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है, एडमिशन नंबर हो सकता है, सीरियल नंबर हो सकता है, जो कि कोई रिपीट नहीं होते हैं नंबर्स, तो उनके लिए हम प्राइमरी की सेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है लाइक क्वेश्चन नंबर 4, is it possible to make more than one field as a primary key in your table? If yes, then justify your answer. अगर no है तब भी आपको justify करना है आंसर को। तो यहाँ पे है हमारा जो आंसर है yes, we can set more than 2 प्राइमरी कीज फॉर द टेबल, बट वो जो हमारी प्राइमरी की सेट हो रही है उन्हें प्राइमरी की नहीं कहते हैं, हम उन्हें कॉम्पोजिट की कहते हैं। ओके, वी कैन मेक मोर देन वन कॉलम एज अ प्राइमरी की इन अ टेबल एंड इट इज नोन एज कॉम्पोजिट प्राइमरी की, उसे हम कॉम्पोजिट प्राइमरी की कहते हैं, ना कि प्राइमरी की कहते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ पे आपसे एक स्टूडेंट है क्लास 10 का, ही यूज टू गेट वर्क बेस्ड ऑन इंटरनेट सर्फिंग। अब उसे इंटरनेट पे काम करना होता है, लेकिन वो काफ़ी चीज़ों से अवेयर नहीं है कि इंटरनेट और इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या है। बीइंग अ फ्रेंड ऑफ विकी, आप विकी के एज अ फ्रेंड होने के नाते आपको हेल्प करना है कुछ सवालों के जवाब। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ अ कंपनी। ये कंपनीज होती हैं जो हमें इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे आपका जियो कंपनी है, एयरटेल है, बीएसएनएल है। ओके, ये आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन equal status are called peer-to-peer network, whereas in which certain computers have special dedicated tasks providing service to other computers in network are called client and server network. ओके, लेट मी सी क्वेश्चन क्या पूछा था और मैंने आंसर क्या दिया। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्या कहते हैं क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क के बारे में बताया। तो पहले आपको यहाँ पे जो आपको आंसर बताया गया है वो ये बताया गया है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क क्या होते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं कि वो इक्वली इंडिविजुअली और इक्वली वर्क कर सकते हैं, एक दूसरे को डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री होते हैं, तो हम उसे पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। वहीं पर जब कोई कंप्यूटर आपस में कंप्यूटर्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि कोई एक कंप्यूटर सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और बाकी सारे कंप्यूटर्स उसे सर्विस ले रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क। लेकिन अगर आपसे आईएसपी पूछा है तो आईएसपी इज़ अ कंपनी जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड कराती हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका कि फुल फॉर्म आपको बताना है, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ दीज वैप और WW। तो पहला जो आपका है वो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, हम इसे कहते हैं। सेकेंड इज WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है कि मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। आपको नेटवर्किंग के 2 एडवांटेजेस बताने हैं। तो अगर आपका नेटवर्किंग है तो यू कैन ईजिली शेयर योर डेटा ओवर द नेटवर्क एंड फाइल ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। यू कैन कम्युनिकेट विद द पर्सन, हार्डवेयर शेयरिंग भी हो जाती है, लाइक इन योर कंप्यूटर लैब देयर आर 20 सिस्टम्स और आपका एक प्रिंटर है, तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे? तो हम यूज़ कर सकते हैं इसको। नाउ द नेक्स्ट, हम एक ही प्रिंटर को 20 सिस्टम के साथ कनेक्ट करके ईजिली उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। इंटरनेट एक्सेस भी कर लेते हैं थ्रू नेटवर्किंग, वाईफाई के थ्रू, केबल्स के थ्रू। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट इज अ यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, और एप्लीकेशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक वीडियो कॉल करना है तो कई पर्सन एक साथ वीडियो कॉल पे, जिसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज अ ब्लॉग। तो अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज बाय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज। तो यहाँ पे आपका एक वेब पेज क्रिएट करना होता है और उसमें आप अपने सिमिलर टाइप के व्यूज़ एंड आइडियाज़, किसी को पोएम लिखने का शौक होता है, किसी को स्टोरी लिखने, कुछ लोग डिस्कशन करते हैं पॉलिटिकल व्यूज़ एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू। तो ब्लॉग इज़ अ पेज और अ वेबसाइट जहाँ पे आप अपनी आईडी क्रिएट करके ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। एंड ब्लॉग आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज़। द एडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन ब्लॉग। अब ऑफलाइन ब्लॉग का जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपने ब्लॉग लिख लिया है, आपने उसे सेव कर लिया और जब भी ऑनलाइन आप आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। एंड द पर्सन हु डू द ब्लॉगिंग, उसे हम ब्लॉगर कहते हैं। ओके, और उसके ब्लॉग करने को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए होते हैं, वो आपके लिए नेसेसरी नहीं होता। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आज समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। शेयर दिस वीडियो, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।